हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई को एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि ये मेंस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम बीपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के मेंस का जो प्रश्न होता है उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज का एक प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है, और अभी जो आने वाला बीपीएससी का 65वीं एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इसको जान लेते हैं। ये प्रश्न है कि पटना कलम कला से आप क्या समझते हैं और इसकी उत्पत्ति और विशेषताओं को बताएं। तो प्रश्न एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं कि पटना कलम कला से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और विशेषताओं को बताएं। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले लिखने से पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा जैसे कि परिचय देते हैं। तो परिचय में देख लेंगे कि पटना कलम कला है क्या, या ये प्रश्न में भी पूछा गया है कि पटना कलम कला से आप क्या समझते हैं। तो और इसी में एक और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि इसकी उत्पत्ति और विशेषताओं को बताएं। तो इसमें हम तीन तीन सेक्शन में इस प्रश्न को बांट लेंगे। सबसे पहले पटना कलम कला है क्या, दूसरा ये है कि इसकी उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, और तीसरी है कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम इंट्रो, एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे कि भारत जो है, भारत देश है, वो इंट्रो में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत देश में चित्रकला की जो परंपरा रही है वो बहुत ही पुरानी रही है। ठीक है, और ये चित्रकला की जो बात देखा जाता है तो ये प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में चित्रकला का जो अस्तित्व है उसका साक्ष्य भी पाया जाता है या पाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल से ही। ठीक है, जब मनुष्य जब आदिम अवस्था में था और जो गुफा जीवन को बिताता था, यानी कि गुफाओं में रहता था और वन्य जीवन को व्यतीत करता था, यानी कि जंगलों में रहता था, तभी से उसमें चित्रकला के प्रति क्या था, एक रुझान था और चित्रकला के प्रति वो मतलब चित्रकला को बनाता था। तो ये एक छोटा सा इंट्रो, इसमें कुछ और ये भी लिखा जा सकता है कि अब पटना कलम कला क्या है। ठीक है, अब ये लिखना है, क्योंकि ये तो बस इंट्रो में छोटा सा ये हो गया कि चित्रकला के बारे में आप छोटा सा परिचय दे दें, ताकि ये प्रश्न को क्या, आंसर को आपको और इफेक्टिव बना देता है। तो पटना कलम कला है क्या, अब इसके बारे में हमने नहीं लिखा, लेकिन इसके बारे में अब लिखेंगे हम कि 18वीं सदी के मध्य जो मुगल कला और जो यूरोपीय कला का जो सम्मिश्रण था, उसी से पटना कलम चित्र शैली का विकास हुआ था। मतलब कि जब 18वीं सदी का जो मध्य था तो उस समय यूरोपीय कला और जो मुगल कला था, वो दोनों को जो सम्मिश्रित रूप से जो सम्मिश्रण था, उसी को पटना कलम चित्र शैली का उसी से विकास हुआ था। ये चित्र अक्सर मतलब जो पटना के क्षेत्रों में बनाए गए थे, पटना में बनाए गए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पटना शैली पड़ गया। पटना शैली भी इसको बोला गया। पटना कलम को हम लोग कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन चित्रों को कंपनी के अधिकारियों द्वारा बनवाया जाता था और ये आगे चल करके इंडो ब्रिटिश चित्र शैली के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आगे फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पटना कलम पेंटिंग या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग उन स्कूलों में से एक था जो बिहार में 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में मुगल चित्रकला का उत्कर्ष था। और इसका जो प्रमुख केंद्र के रूप में हम ये जगह का जानते हैं, जैसे कि आपको पटना हो गया, दानापुर और आरा इसका प्रमुख केंद्र था। ये आपका हो गया कि पटना कलम से आप क्या समझते हैं। इसमें एक और प्रश्न है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और कब हुई। तो उत्पत्ति एक हेडिंग आप बना सकते हैं या पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि पटना कलम पेंटिंग जो मुगल शैली ब्रिटिश शैली के बीच की एक कड़ी है। मुगल शैली और ब्रिटिश शैली दोनों के बीच की एक कड़ी है, जैसे कि आपने इंट्रो में भी लिखा कि दोनों का सम्मिश्रण है। तो आगे लिखेंगे इसमें कि मुर्शिदाबाद के पतन और बाद में गिरावट के साथ जो अदालत के जो कलाकार थे, वो सबसे पहले बड़े शहर के जो पश्चिम की ओर देखते थे और पटना की ओर पलायन करने लगे। वो पटना की ओर सबसे पहले तो पश्चिम यानी पश्चिमी देशों में, और बाद में क्या हुआ कि फिर वो पटना की ओर पलायन करने लगे। और पटना की ओर जैसे ही पलायन किए तो 1750 के दशक तक उन सभी कलाकारों के साथ वो क्या हुआ कि पटना में ही आकर के बस गए। और जो स्थानीय जो लोग थे, अभिजात वर्ग थे, ठीक है, जो स्थानीय लोग थे, अभिजात वर्ग थे, उनके संरक्षण में जैसे देखा जा सकता है कि अक्सर पूर्वी भारत के जो इंडोफाइल के मैदान है, वहां पेंटिंग का एक अनूठा रूप शुरू किया गया।
जो पूर्वी भारत के इंडो फाइल का जो मैदान है वहां पे पेंटिंग का एक अनूठा रूप शुरू किया गया, जिसे कंपनी स्कूल या पटना कलम के नाम से जाना लगा। मतलब कि जो पटना के जो भारत के इंडो फाइल के पूर्वी मैदान में एक अनूठा रूप, एक पेंटिंग एक अनूठा रूप शुरू हुआ, जिसे कि हम कंपनी स्कूल या पटना कलम के रूप में उसको जाना जाने लगा। उसके बाद से ये तो पटना कलम की पेंटिंग की जो उत्पत्ति है इसको लिख दिया। अब एक और इसमें प्रश्न ये है कि इसकी विशेषताओं को लिखें, मतलब पटना कलम की विशेषताएं क्या है, तो इसको लिखना है। तो इसमें हम बहुत सारे आप हेडिंग बना करके लिख सकते हो, या फिर इसको पैराग्राफ में भी जैसे मन करे वैसे आप इसको लिख सकते हो। एक कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ कि इस जो चित्रकारी शैली है या पटना कलम पेंटिंग की जो शैली है उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसकी विशेषताओं में कि पटना कलम के जो अधिकांश जो जो चित्र होते थे वो लघु चित्रों की श्रेणी में आते, यानी कि छोटे छोटे होते थे। इन्हें अधिकतर कागज पे बनाया जाता था। बाद में चल करके विविधता एवं स्थायित्व के ख्याल से क्या किया गया कि शीशा, हाथी दांत, चमड़ा, धातु या अब्रक आदि पर भी चित्र बनाया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि पटना कलम में ब्रिटिश जल रंग पद्धति यानी कि वाटर कलर को अपनाया गया। पटना कलम शैली में निर्मित चित्रों में तत्कालीन बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन की झलक मिल जाती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पटना कलम शैली जो है वो जो भी उस शैली के द्वारा जो भी चित्र को बनाया जाता है उसमें हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सामाजिक राजनीतिक जो जीवन किस प्रकार से है उसकी शैली हमको उसकी झलक देखने को मिल जाती है। और इस शैली के जो चित्रकार थे वो व्यक्ति विशेष किसी मतलब पर्सनालिटी के ऊपर या फिर पर्व त्योहार जो हो गया, जैसे कि मतलब कोई भी पर्व त्योहार, तो उसके जो दैनिक क्रियाकलाप, जैसे कि दिवाली हम देख सकते हैं, पर्व त्योहार में दिवाली हो गया या फिर छठ हो गया, या छठ तो बिहार का अद्वितीय पर्व है। तो इस तरह के जो पर्व त्योहार, दैनिक क्रियाकलाप, जैसे कि किसान हो गया खेत में जाकर के हल चलाना या फिर मतलब टोकरी बुनना, ये सब, और पशु पक्षी का भी चित्र मतलब देखने को मिलता है। और इन सब सारे चीजों को बनाने के लिए विशेष रुचि इसमें प्रदर्शित की गई है। मतलब पटना चित्र शैली की, ये पटना पेंटिंग कलम की ये क्या है कि एक मतलब विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है कि इस शैली के जो चित्रकार थे, इस शैली के चित्रकार मतलब एकदम निम्न स्तरीय सोच, निम्न वर्गों को भी इन्होंने मतलब जगह दिया जो समाज से वंचित हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये अपनी चित्रकारी में बढ़ई का जैसे हो गया, लोहार, किसान, धोबी हो गया, या फिर फुटपाथ पे जो मतलब लोग होते हैं वैसे लोगों को आदि के चित्र, मतलब उनको जो एक उन लोगों की चित्रों को बना करके एक सजीवता प्रदान करने की कोशिश की गई है। ठीक है। और इसका जो मतलब सामान्य जनजीवन से ये चित्रकार पटना पेंटिंग कलम की जो शैली है उसका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसको देखा जा सकता है। फिर हम देख सकते हैं कि ये जो शैली है इसमें मतलब इसकी सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका सादगीपूर्ण एवं जो समानुपातिक होना। ठीक है, इसका सादगीपूर्ण मतलब एकदम सादा, जो भी निम्न स्तरीय लोग जो है उनको उसमें प्रदर्शित करना, कोई ज्यादा दिखावा नहीं, कोई ज्यादा मतलब जो चीज है उसी चीज को उकेर देना, जो चीज है उसी चीज को बना देना। ठीक है। और इसमें जैसे कि मुगल शैली जैसी भव्यता भी इसमें सामान्यतः नहीं दिखाई पड़ती है। मुगल शैली से बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि है दोनों का सम्मिश्रण ही, लेकिन डिफरेंट है। इस शैली के जो चित्रों में जो पृष्ठभूमि जो होता है, पृष्ठभूमि उसको परिदृश्य का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, पृष्ठभूमि का ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि इसकी विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें इन सारी चित्रों में जो भी पटना कलम पेंटिंग की जो चित्र हैं उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊंची नाक, जो भी मतलब होगा, जो भी फिगर बनेगा, जो भी चित्र बनेगा उसमें ऊंची नाक, भरी भौवें, पतले चेहरे, पुरुषों में घनी मूछें इत्यादि दिखाई पड़ती है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस चित्र शैली में जो सीधे कागज पर ब्रश द्वारा ही चित्र बनाने एवं रंगीन का कार्य किया गया है, कागज पे ही इस चित्र को बना दिया गया है। और इस शैली को हम कजली स्याही के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको कजली स्याही के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्रकला शैली में अधिकतर जो गहरे इसमें जो कलर का प्रयोग किया गया उस कलर का नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले एवं गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ये आप लिखिएगा तो ये इफेक्टिव होगा कि इस जो चित्रकला शैली में अधिकतर एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं, गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले एवं गहरे नीले रंग का प्रयोग हुआ है। जो रंगों का उपयोग किया जाता था वो छायांकन एवं छायांकन का जो तरीका भी अन्य चित्रकला शैलियों से भिन्न है। इस चित्रकला के चित्रकार प्रयुक्त होने वाले रंगों का निर्माण स्वयं स्थानीय पौधे, फूलों या धातु आदि से करते थे। मतलब आसपास जो भी चीजें मतलब अवेलेबल थी, जैसे कि पेड़ से, जैसे पेड़ की पत्तियों से हरे रंग को निकाल लेना, फूलों से विभिन्न विभिन्न रंगों को प्राप्त करना, इस तरह से मतलब ये आसपास के जो भी चीजें थी उससे ये मतलब क्या करते थे, ये धातुओं से या फिर फूलों या पौधों से स्थानीय रंगों का प्रयोग करते थे। इस चित्रकला शैली में हम देख सकते हैं कि जो भी अधिकांश जो चित्रकार जो होते थे वो पुरुष ही होते थे, तो इसलिए इस कला शैली को हम पुरुषों की चित्र शैली भी आप इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो इस जो चित्रकला थी जो मतलब पटना कलम पेंटिंग जो थी, इसमें देखा जा सकता है, तो नाम दे देंगे इसमें, जैसे कि इस चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार जो थे उनका नाम दे देंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि नाम में इसमें सेवक राय, हुलास राय, जयराम दास, शिवदयाल लाल और मतलब ऐसे बहुत सारे चित्रकार का इसमें नाम आता है। तो ऐसे इन सारे नामों को आप उसमें जब आंसर में इंक्लूड करते हैं तो आपका आंसर और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। शिवदयाल लाल द्वारा जो निर्मित रागिनी गंधारी चित्र जो है ना अविस्मरणीय है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक चित्र बनाया है, जैसे कि रागिनी गंधारी का उन्होंने चित्र बनाया है, ठीक है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। और एक और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि विशेषता में ही कि जो पटना का कलम जो पेंटिंग थी इसकी एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में हम राधा मोहन प्रसाद को जानते हैं। एक बहुत ही मतलब अच्छे पर्सनैलिटी थे जो पटना आर्ट कॉलेज की इन्होंने क्या किया था, न्यू रखा था, जो अभी भी पटना में स्थित है, पटना आर्ट कॉलेज। उसके बाद से फिर हम देख सकते हैं कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा का भी एक नाम आता है जो पटना कलम शैली के अंतिम कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। 20वीं सदी के अंत में चूंकि क्या हुआ कि इनका निधन हो गया और फिर पटना कलम शैली का समापन भी हो गया। ये भी देखा जा सकता है कि आप पटना आर्ट कॉलेज, पटना म्यूजियम एवं जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, इस शैली के जो चित्र हैं उसको सुरक्षित करके वहां पे रखा गया है। और वर्ष 2010 में ये देखा गया कि बिहार सरकार द्वारा अपनी इस सांस्कृतिक जो धरोहर है के रूप में के बारे में इसको जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया कि पटना कलम के चित्रों को के जो थीम था, ठीक है, उस पे एक कैलेंडर को भी प्रकाशित किया गया। बस इन सब सारे विशेषताओं को हम ऐड करते हुए अब क्या करेंगे कि एक छोटा सा निष्कर्ष लिखने का प्रयास करेंगे। यह देखा जा सकता है कि आप निष्कर्ष में आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब यह कला जो थी वो 20वीं शताब्दी के अंत आते आते तक समाप्त हो गया। लेकिन क्यों समाप्त हुआ, तो क्योंकि धन का अभाव इसका प्रमुख कारण था। साथ ही सरकारी उदासीनता जो थी वो भी सहयोग कर मतलब साथ ही सरकारी जो उदासीनता ने भी सहयोग कर दिया। मतलब यह कला कोई नवीन कला की परिचायक नहीं था, बल्कि मुगल कला और यूरोपीय कला से प्रभावित था। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, यह दैनिक बिहारी जीवन को जानने की सबसे महत्वपूर्ण कला थी। इसलिए सरकार को मतलब मधुबनी कला के साथ साथ क्या करना चाहिए कि इसके विकास के लिए भी कार्य करना। मतलब आप एक सरकार को एक छोटा सा इंडिकेशन या फिर आगे की रास्ता इसमें बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। और पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा और गोलघर का चित्रांकन पटना कलम के महत्व को उजागर करता है। आप ये भी एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसको भी ऐड कर सकते हैं आप। और नहीं, अगर ऐसा लिखने का मन नहीं करता, आप सीधी सीधी ये बात लिख सकते हैं। अगर ये तो सरकार को रास्ता दिखाने के मतलब सरकार को कुछ एक हिंट्स होता है कि प्रश्न में जब भी लिखते हैं तो कुछ ना कुछ आगे की राह को निष्कर्ष में बताया जा सकता है। एनीवे अगर इसको लिखने का मन नहीं करे आपको, ठीक है, तो आप एक छोटा सा ये मतलब लिख सकते हैं कि उपरोक्त लेख से पटना कलम चित्रकारी
कला के बारे में हम यह जानते हैं कि मतलब जो भी हम लोगों ने विशेषताओं को लिखा है, तो उपरोक्त मतलब विशेषताओं के आधार पे या उपरोक्त पॉइंट्स के आधार पे हम पटना कलम चित्रकारी कला के बारे में हम यह जानते हैं कि यह जो कला है वो भारत भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हो रही है। एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं और इसको लिख करके आप अच्छा मार्क्स मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा यह लेक्चर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम में बहुत सारे बीपीएससी और यूपीएससी, जो बीपीएससी अभी 65वीं का एग्जाम होने वाला है, तो उससे भी महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा डेली एक प्रश्न को मतलब यहाँ पे अपलोड करने का। और फिर यूपीएससी से भी रिलेटेड या फिर अदर स्टेट पीसीएस में जो भी मेंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं फिर से मतलब कोशिश करूंगा बताने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अपना सुझाव या फिर कोई अगर त्रुटि हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगेगा या फिर 1 मिनट लगेगा आपको टाइप करने में, एक बार टाइप कर दें।